हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 के चैप्टर 8 की, सेक्युलरिज्म। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जब देश बन रहे थे तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी वो थी अलग अलग कल्चर के लोगों को एक साथ रखने में, कि उन्हें एक साथ कैसे रखा जाए, है ना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे सेक्युलरिज्म इस प्रॉब्लम का आंसर बना। सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्युलरिज्म है क्या। तो सेक्युलरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी धर्म किसी से बड़ा नहीं है। सब धर्म के लोग बराबर हैं और सबको बराबर हक है। इसके अंदर हम इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन के अगेंस्ट होते हैं। इंटर रिलीजियस का मतलब है किसी भी एक धर्म का कंट्रोल नहीं होगा बाकी धर्मों पे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कई धर्म हैं, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और भी बहुत से धर्म हैं। बट किसी भी धर्म का कंट्रोल नहीं है बाकियों पे, ना ही कोई धर्म दूसरों से बड़ा है। तो ये तो हो गई बात अलग अलग धर्मों की। इसके अलावा कई बार हमें सेम रिलीजन के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जिसे हम इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन कहते हैं। जैसे हिंदुइज्म में पहले दलित के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। यहाँ दोनों सेम रिलीजन के थे बट स्टिल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। या फिर वुमेन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट। तो सेक्युलरिज्म में हम किसी भी टाइप के रिलीजियस डोमिनेशन को रिजेक्ट करते हैं। यहाँ हम मानते हैं कि सब बराबर हैं और सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म की इज्जत नहीं कर रहे या किसी में मान नहीं रहे, बल्कि हम सब धर्मों को बराबर दर्जा दे रहे हैं और सबकी बराबर इज्जत कर रहे हैं। तो हमें सेक्युलरिज्म का मतलब क्लियर है। अब देखते हैं कि एक सेक्युलर स्टेट क्या होता है। तो ये समझने से पहले हम थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब समझते हैं। सेक्युलर स्टेट अपने आप समझ आ जाएगा। थियोक्रेटिक देश वो होता है जहाँ एक रिलीजियस लीडर पॉलिटिकल लीडर भी होता है। जैसे पहले के टाइम पे यूरोप में चर्च के लीडर का कंट्रोल होता था पूरे देश पे, या फिर आपने अभी तालिबान की कंट्रोल का सुना होगा अफगानिस्तान पे। तो ऐसे देशों में यूजुअली हायरार्की बहुत ज़्यादा फॉलो होती है। लोगों को ऑप्रेस किया जाता है और बाकी धर्म के लोगों के साथ भी बदसलूकी होती है। कई देश ऐसे भी होते हैं जो ऑफिशियल धर्म घोषित कर देते हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का ऑफिशियल धर्म है सुन्नी इस्लाम। तो ऐसे देशों में बाकी धर्म के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसका ठीक ऑपोजिट होता है सेक्युलर स्टेट, जहाँ किसी धर्म का पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं होता और ना ही कोई ऑफिशियल धर्म होता है। जैसे कि हमारा इंडिया, यहाँ सारे रिलीजन बराबर हैं और इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। अब ये रिलीजन और स्टेट का जो सेपरेशन है ये भी दो तरीकों से होता है, और इन्हें आप सेक्युलरिज्म की दो आइडियोलॉजीज भी बोल सकते हो। इसमें पहला है वेस्टर्न मॉडल और दूसरा है इंडियन मॉडल। तो अब दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म की। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ना तो इन देशों का लीडर कोई रिलीजियस लीडर है, ना ही इन देशों का कोई नेशनल धर्म है। वेस्टर्न मॉडल के हिसाब से स्टेट और रिलीजन का एक्सक्लूजन म्यूचुअल होगा, यानी देश रिलीजन के कामों में दखलंदाजी नहीं देगा और रिलीजन स्टेट के मामले में दखलंदाजी नहीं देंगे। यहाँ दोनों के बीच सेपरेशन इतना ज़्यादा होता है कि देश अगर चाहे भी तो भी रिलीजन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। अब बात करते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म की। तो इंडिया के अंदर हम इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि एक धर्म का दबदबा ना रहे देश पे, और साथ ही साथ हर किसी को अपना धर्म चुनने की फ्रीडम हो। यहाँ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर सकती। नहीं, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उनका इंटरवेंशन ज़रूरी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो वो इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता, यानी रिलीजन सरकार के काम में दखलंदाजी नहीं दे सकते किसी भी हालत में। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में छुआछूत में पहले लोग बहुत विश्वास रखते थे और कहीं ना कहीं ये रिलीजन से इन्फ्लुएंस था। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया परफेक्ट है, हर देश में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की कसर होती है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म में भी लोगों ने कुछ कमियां निकाली। अब देखते हैं उनके बारे में और समझते हैं कि वो कितनी वैलिड है।
पहली, एंटी रिलीजियस। कुछ लोग मानते हैं कि सेक्युलरिज्म इंडिया के अंदर धर्म के विरोध है, और ये वही धर्म के लोग हैं जो धर्म के नाम पे कुछ भी बोलते और करते हैं। और यहाँ सोचने वाली बात ये आती है कि अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं ना कि वो सही ही हो। दूसरा, वेस्टर्न इम्पोर्ट। कई लोग बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बाहर से आया है और इसे क्रिश्चियनिटी से अडाप्ट किया गया है, और क्योंकि ये बाहर से लाया गया है इसीलिए इंडिया के लिए ठीक नहीं है। और ये बात वो लोग करते हैं जिन्हें या तो सेक्युलरिज्म का मतलब नहीं पता होता या फिर वो उसे अपनाना नहीं चाहते। सेक्युलरिज्म किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता, और अगर ये कॉन्सेप्ट बाहर से लाया भी गया है तो प्रॉब्लम क्या है? कोई भी अच्छी चीज़ अपनाने में कैसी शर्म। प्लस लोगों को शायद ये नहीं पता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आधे से ज़्यादा रूल्स बाहर से लाए गए हैं, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। तीसरा है माइनॉरिटिज्म, यानी सेक्युलरिज्म में कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफ़ी होती है क्योंकि उनके इंटरेस्ट को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसे अगर एग्जाम्पल से समझें तो इमेजिन करो एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में 4 लोग हैं, जिसमें से पहला इंसान एक चेन स्मोकर है और उसे सिगरेट पीने की अर्ज हो रही है। तो दूसरा इंसान जो सिगरेट नहीं पीता उसने मना कर दिया। बाकी 2 पैसेंजर्स जो कभी कभी स्मोक करते हैं उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो अब ऐसे में किसी वैलिड डिसीजन पे कैसे आया जाए? तो चारों वोटिंग करते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से वोटिंग सबसे जायज़ तरीका है किसी भी नतीजे पे आने का, है ना? तो जब वोटिंग हुई तो जो 2 लाइट स्मोकर्स थे उन्होंने भी पहले इंसान को परमिशन दे दी स्मोक करने की। तो यानी एक वैलिड तरीके से सब लोग एक कॉमन डिसीजन पे आ गए। पर अब आप ये सोचो कि अगर वो दूसरा इंसान जो स्मोकिंग नहीं करता वो अस्थमा का पेशेंट है और सिगरेट के धुएं से उसका अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलोगे कि कौन सही है, जो वोटिंग करके डिसीजन पे आया या फिर वो अस्थमा का पेशेंट? तो ऐसा ही कुछ माइनॉरिटीज़ के केस में भी होता है, जहाँ मेजॉरिटी रिलीजन्स मिलके माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को नज़रअंदाज कर देती हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए स्पेशल राइट्स बना रखे हैं ताकि वो फ्रीली बिना किसी दबाव के अपना रिलीजन फॉलो और प्रमोट कर पाएं। अगला है इंटरवेंशनिस्ट। तो यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर करती है। तो ऑब्वियसली अगर हमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है और मेक श्योर करना है कि एक रिलीजन बाकियों पे कंट्रोल ना करे, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़रूरी है। गवर्नमेंट ही है जिसकी वजह से सारे रिलीजन्स चेक में रहते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि कितनी ही बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा हो रिलीजन के मामले में। गवर्नमेंट तभी कुछ बोलती है जब उसे लगता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं या जहां उनका बोलना ज़रूरी है। तो इंडिया में गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती रिलीजन के बारे में, और वहीं इंटरवीन करती है जहां बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स पे। तो लोग बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस सेक्युलरिज्म का यूज़ करते हैं वोट लेने के लिए। तो ऐसे लोगों को ये बताओ कि ये पॉलिटिशियंस के तरीके हैं। उन्हें अगर डेमोक्रेटिक देश में सरकार बनानी है तो उन्हें लोगों के वोट चाहिए ही चाहिए। इसमें बस हमें ये मेक श्योर करना है कि पावर में आने के बाद पॉलिटिशियंस किसी एक रिलीजन की तरफदारी ना करें या किसी एक रिलीजन को प्रमोट ना करें। लास्ट है इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट। अब आखिर में बोलने वाले ये बोल सकते हैं कि सेक्युलरिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ इंडिया सच में एक मिसाल कायम करता है दुनिया के लिए। जितनी डाइवर्सिटी इंडिया में है उतनी दुनिया के किसी और देश में नहीं है, और आज़ादी के बाद से हमने इन कल्चर्स को संभाल के रखा है जहाँ सब रिलीजन के लोग साथ में मिल के रहते आए हैं। तो ये एलिगेशंस भी गलत हो जाते हैं। और क्योंकि आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से देशों में डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, इसीलिए बाकी देश भी इंडिया के सेक्युलरिज्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था हमारा 8th चैप्टर, सेक्युलरिज्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके इसे अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिले। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।